लकी शिरीन से मिलने के लिए अंदर जब जा रहा था तो उससे पहले उसने शहनाज को सारी बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तो राजी ही नहीं थी। इसके बाद लकी अंदर आ गया और शिरीन ने उसे सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। लकी ने फिर जब शिरीन से शहनाज की याददाश्त के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ, उसकी याददाश्त चली तो गई थी, लेकिन वो हमेशा से उनके घर में ही रह रही थी। लकी को ये बात तो हजम नहीं हुई। अगले दिन दोनों बाहर चले आए और लकी शिरीन के साथ में एयरपोर्ट आ गया। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे कि इतनी देर में वहां लंदन से एक फ्लाइट लैंड की। जब सारे पैसेंजर नीचे उतर आए तो उसके बाद दो लंबे से आदमी जिनका कद एक जैसा ही था वो बाहर निकल कर आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों कहीं के फिटनेस कोच थे। उन दोनों के पीछे एक जवान आदमी था। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और नीचे काले रंग की ट्राउजर। उसके कपड़े और उसके जूते सभी महंगे नजर आ रहे थे। उसका चेहरा काफी सधा हुआ था। उसका रंग गोरा था और आंखें साफ, बाल छोटे कटे हुए थे। वो जब बाहर आ रहा था तो अपना फोन चला रहा था। उसका नाम विराज था और वो जरीवाल परिवार का इकलौता होने वाला दामाद था। वो दोनों बॉडीगार्ड उसके साथ एयरपोर्ट से बाहर की ओर आने लगे। ठीक इसी वक्त एक महंगी सी गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और विराज को देखते ही ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ गया। वैसे तो एयरपोर्ट के अंदर बड़े से बड़े आदमी की गाड़ी को भी नहीं जाने दिया जाता था, पर फिर भी जरीवाल परिवार का रसूख बहुत बड़ा था, इसलिए उन जैसे लोगों की गाड़ियां अंदर दाखिल हो जाती थी। अरे सर, आप आ गए। अब बहुत अच्छा लगा सर आपको देखकर। ड्राइवर ने विराज की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, यार मैं वापस नहीं आता तो मेरी शादी कैसे होती? गोरी लड़कियां तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं आई। विराज ने भी ड्राइवर के साथ में मजाक करते हुए कहा। वैसे आज भैया के घर से कोई आया क्यों नहीं है? एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा, क्या बात है? सब लोगों ने भैया के खिलाफ कोई मोर्चा खोल दिया है क्या? विराज के एक बॉडीगार्ड ने अपनी तरफ से कहा। उसका नाम भीम था। उसकी आवाज में उसकी शिकायत साफ नजर आ रही थी। पहले तो जब भी भैया आते थे कोई ना कोई उन्हें लेने के लिए आता था। एक बार तो जयपुर का म्युनिसिपल कमिश्नर उन्हें लेने के लिए आया था, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि कोई आया नहीं? उसने कहा। ड्राइवर के पास में सच में इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस विराज के सामान को देख रहा था और उसने उसके हाथ से वो सामान ले लिया। उसका चेहरा मगर इस सवाल की वजह से लाल जरूर हो गया था। अरे मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, तुम क्यों इसमें बीच में घुस रहे हो यार? विराज ने उसे डांटते हुए कहा। भीम इतना डर गया कि उसने तुरंत ही अपना सिर नीचे कर लिया और विराज से माफी मांग ली। शहनाज अभी तक आई नहीं क्या? विराज ने फिर से ड्राइवर से पूछा। भले ही उसने जयपुर के किसी भी बड़े आदमी को अपने आने की खबर नहीं दी थी, लेकिन उसने शिरीन तक को तो खबर भिजवा ही दी थी कि वो आने वाला था। लेकिन उसकी मंगेतर शिरीन अभी तक नजर नहीं आ रही थी। वो इतनी दूर से सिर्फ उसके लिए ही चल कर आया था, लेकिन शिरीन थी कि अभी तक आई नहीं थी। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। शिरीन मैडम को तो मैंने भी नहीं देखा है, ड्राइवर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये सुनते ही विराज के चेहरे का रंग थोड़ा सा उड़ गया। अरे ये क्या बात हुई? वो क्या आज आने वाली नहीं है? भीम फिर से चालू हो गया था। हाँ, ये तो बहुत बेसिक बात है ना यार, कम से कम उन्हें तो यहां आना चाहिए था। इतना तो वो कर ही सकती थी, दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा। ठीक इसी वक्त किसी के पैरों के चलने की आवाज आनी शुरू हुई। विराज उस आवाज की दिशा में देखने लगा। एक बहुत ही सुंदर सी लड़की सफेद रंग की ड्रेस में उसकी तरफ आ रही थी। विराज की आंखें तुरंत ही उसके ऊपर जाकर टिक गई। वो उस लड़की को अपने पास आते हुए देख रहा था और बस देखता ही जा रहा था। सॉरी विराज, मैं थोड़ी लेट हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि शहनाज की आवाज थी। कल उसने शिरीन को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी जगह विराज को एयरपोर्ट लेने के लिए चली जाएगी। विराज की आंखें तो बस शहनाज के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो ना तो उससे नजर हटा पा रहा था और ना ही कुछ सुन पा रहा था। वो बस शहनाज को देखे जा रहा था। ये लड़की कौन थी? इतनी सुंदर कब से लगने लगी? इस बात का उसे पता ही नहीं चला। विराज भाई! भीम ने पीछे से विराज के कंधे को छुआ, तब जाकर उसे होश आया। शहनाज भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसने कहा, क्या तुम शिरीन की बहन हो? विराज उसे देखकर असमंजस में पड़ गया था। उसने तो कभी किसी के मुंह से यह नहीं सुना था कि शिरीन की कोई बहन भी थी, लेकिन अचानक से जैसे ही उसने उसे देखा तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया। हाँ, मेरी बहन की तबीयत थोड़ी सी खराब है,
इसलिए आज मैं आपको लेने के लिए आई हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात से शिरीन के ऊपर कोई गुस्सा नहीं आ रहा होगा। जब शहनाज ने देखा कि विराज के चेहरे पर उसका हल्का सा गुस्सा नजर आ रहा था तो शहनाज ने आगे से ही पूछ लिया, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम आओ या फिर वो आए, बात तो एक ही है ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विराज ने मुस्कुराते हुए पूछा। शहनाज शिरीन की बहन थी। विराज पहले भी शिरीन के घर जा चुका था। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता था कि वो शहनाज से मिला ना हो और ना ही उसे उसका नाम पता हो सकता था कि विराज काफी लंबे वक्त से लंदन में रह रहा है, इस वजह से उसे इस बात की जानकारी ना हो सकता है कि इस वजह से उसका नाम भी भूल गया हो। शहनाज ने धीरे से अपने होठों को खोला और फुसफुसाते हुए बोली, शहनाज। ओह शहनाज, क्या बात है, बहुत अच्छा नाम है। तुम मुझे आज यहाँ लेने के लिए आई, उसके लिए शुक्रिया शहनाज। अब क्या मैं इस खिदमत के बदले आपको आज रात अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? विराज ने फिर से शहनाज की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। जी। वो शहनाज को उसका इस तरह से उसे डिनर पर बुलाना अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो वो शिरीन की बहन थी, ऐसे में वो उसके साथ अकेले खाना खाने के लिए कैसे जा सकती थी, वो भी शिरीन के बिना। लेकिन अब जब विराज ने अपनी तरफ से ऐसा कह दिया था तो शहनाज उसे मना नहीं कर पा रही थी। चलो फिर चलते हैं हम। भीम तुम सामान लेकर आओ, विराज ने कहा और वो और शहनाज एक दूसरे के साथ में एयरपोर्ट से बाहर आने लगे। भीम उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। अब यह देख वो ड्राइवर और वो दूसरा बॉडीगार्ड हैरान रह गए। वो विराज के साथ में बहुत सालों से काम कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि विराज किसी से इतना मुस्कुराते हुए और इतने प्यार से बात कर रहा है तो उन्हें लगा कि मामला कुछ तो है। जिस तरह से विराज शहनाज को देख रहा था, उसे देखकर इस बात का साफ पता चल रहा था कि वो विराज शहनाज को पसंद करने लगा था। लेकिन उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। विराज की सगाई तो शिरीन से पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद वो और शिरीन हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने वाले थे। तो फिर उसकी बहन को अपने साथ में खाना खिलाने के लिए क्यों लेकर जा रहा था विराज? जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो ड्राइवर और दूसरे बॉडीगार्ड ने विराज का बाकी सामान गाड़ी में डाला और उसे लेकर विराज के घर की तरफ चल पड़ा। इधर अंधेरा होने लगा था और लकी शिरीन एक दूसरे के साथ में बैठकर ढलते हुए सूरज को देखकर कुछ खा रहे थे। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें आज बारबेक्यू खिलाता हूं, लकी ने कहा। फिर उसने शिरीन को अपने साथ लिया और बारबेक्यू स्टैंड के सामने आकर खड़ा हो गया। लकी ने मेनू देखा और फिर अपने हिसाब से ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर बाद लकी की टेबल पर उसका खाना आ चुका था। काफी दिनों के बाद लकी ने इतना सारा और इतना खुलकर खाया था। शिरीन भी उसके पास बैठी थी और खाने का मजा ले रही थी। वो बस चुपचाप खाई जा रही थी और लकी की तरफ देख रही थी। क्या तुम इन सब चीजों को खाने की आदत नहीं है? यार हाँ, तुम तो बड़े घर की बेटी हो तो तुम तो सारा महंगा और अच्छे से बना खाना खाती ही होगी। इस तरह का सड़क पर बना खाना कौन ही खाएगा? मुझे लगता है कि मुझे शायद तुम्हें यहाँ लेकर आना नहीं चाहिए था। लकी बीच में रुक गया और उसने मलाल करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं इस तरह का खाना नहीं खा सकती हूँ। मैं तो बस ये सोच रही थी कि मान लो अगर मैं किसी बड़े घर की बेटी नहीं होती और कोई बहुत ही आम से छोटे से घर की लड़की होती तो कितना सही होता ना, मैं यहाँ पर रोज खाने के लिए आती। लकी उसकी बात सुनकर काफी शांत महसूस करने लगा। उसने मुस्कुराते हुए शिरीन की ओर देखा और बोला, अरे तुम तो जरीवाला परिवार की बेटी होने के बाद भी क्या मेरे साथ बारबेक्यू में नहीं खाना खा सकती? तुम्हें जब भी ऐसा कुछ खाना हो तो मुझे फोन करो। इधर तुम्हारा फोन आया और मैं उधर तुम्हारे साथ बारबेक्यू के लिए निकल पड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे डर है कि आगे हमें ऐसे और मौके नहीं मिल पाएंगे लकी, इसलिए मैं पीना चाहती हूँ लकी। अगर मैं आज तुम्हारे साथ बैठकर पी लूंगी ना तो मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की कहलाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ पीना पसंद करोगे? शिरीन ने पूछा। लकी उसकी बात सुनकर सन्न रह गया, लेकिन वो शिरीन को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत गया और अपने साथ कुछ बियर लेकर आ गया। शिरीन ने अपनी बियर खोली और लकी के साथ चीयर्स करके पीने लगी। लकी और शिरीन जब बारबेक्यू में खा रहे थे तब वहां ढेर सारे लोग आ रहे थे और जा रहे थे। वो लोग लकी और शिरीन को देख भी रहे थे। लकी और शिरीन भी उन्हें देख रहे थे। थोड़ी ही दूरी पर 4 खूंखार गैंगस्टर एक टेबल पर बैठे हुए थे। जैसे ही वो वहां पर आकर बैठे तो उन्हें लगा कि लकी का जो ऑर्डर था वो उन्हीं के लिए बनाया गया था, इसलिए उन्होंने उसे उठाया और खाना शुरू कर दिया, वो भी बिना पूछे। शिरीन की आंखें उन्हें इस तरह से करते देख चिंता से भर आई। लकी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करवा दिया। जब वो वहां पर था तब उसके साथ में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। भाई, मेरे पास में आज थोड़े से पैसे कम है, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? एक जवान आदमी ने, जिसने अपने बाल पीले रंगवा रखे थे, उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा।
लकी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसकी बात पर हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं अंबानी का बेटा हूं? हाँ, तुम अंबानी के बेटे तो नहीं, वो साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये जो लड़की तुम्हारे साथ बैठी है ना, ये किसी बड़े घर की लगती है। हम वैसे भी काफी टाइम से इसे फॉलो कर रहे हैं और हमें मालूम है कि ये कौन है और कहां से आती है। आज भी हम लोग पूरा दिन तुम दोनों के साथ ही घूम रहे थे। जिस तरह से तुम दोनों खर्च किए जा रहे थे ना, उससे तो लग रहा है कि तुम दोनों के पास पैसा तो बहुत है। तो वे मेरे भाई, तुम थोड़ा सा पैसा मुझे दे दो यार। उस आदमी ने शिरीन की तरफ घूरा और फिर लकी की तरफ देखते हुए कहा। शिरीन इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पर्स से 2000 का नोट निकाला और उस आदमी को पकड़ा दिया। लो, अब जाओ यहां से। वो बस चाहती थी कि ये आदमी जल्द से जल्द यहां से निकल जाए। बस 2000 थोड़े कम नहीं है? उस आदमी ने नोट देखा और फिर हंसते हुए उसे अपनी जेब में डाल लिया। अब आगे क्या होने वाला था, किस तरह के खतरे में पड़ने वाले थे लकी और शिरीन, आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।